सर्वप्रथम हम कुछ आंकड़ों और मान्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कृपया आंकड़ों पर फोकस करने के बजाय प्रक्रिया व पैटर्न पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि प्रक्रियागत कारणों से यदि एक भी अभ्यर्थी के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की आशंका हो, तो यथाशक्य उसका निराकरण होना चाहिए। यानी मामला जब प्रक्रिया से जुड़ा हो, तो ऐसे में संख्या ज़्यादा मायने नहीं रखती। चूंकि ये आंकड़े व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित है, अतः वास्तविक आंकड़े 5 से 7% कम या ज़्यादा हो सकते हैं। RS 2023 में कुल 972 पद हैं, जिसमें से 491 पद राज्य सेवाओं के हैं और इनमें भी 67 पद केवल SDM के हैं और बाकी 481 पद अधीनस्थ सेवाओं के हैं। 972 पदों के लिए कुल 2168 का इंटरकॉल हुआ है, यानी कुल पदों का लगभग 2.25 गुना। अनुमानित तौर पर इन 972 संभावित सफल उम्मीदवारों में से माना कि लगभग 800 ने प्रीलिम्स 2024 भी पास किया हुआ है। चूँकि हम अपने व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर यह भी जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत व पारिवारिक सीमाएं होती हैं। इसी कारण से योग्यता के बावजूद वो उन परिस्थितियों के अनुरूप कुछ हद तक एक मनमाफिक पद व रैंक मिल जाने पर वो संतोष कर लेता है। यानी हम मान सकते हैं कि इन 800 प्री क्लियर्ड कैंडिडेट्स में से आधे यानी लगभग 400 कैंडिडेट्स अपने RS 2023 के रिजल्ट से संतुष्ट हो जाएंगे और इतने ही यानी लगभग 400 असंतुष्ट भी पाए जा सकते हैं। आप इन आंकड़ों को एकदम काल्पनिक नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं जिनमें कोई स्टेट सर्विस मिल जाने पर, तो कोई RTS, कोई कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पद मिल जाने पर भी संतुष्ट है। RS 2024 में कुल 1096 पद है। इनका 2.25 गुना यानी लगभग 2500 कैंडिडेट्स का इंटरकॉल होना है। अब हमें यह जांचना है कि RS 2023 व RS 2024 इन दो भर्तियों का ओवरलैपिंग यानी क्रैश एक अनुचित प्रतिस्पर्धी माहौल कैसे साबित होगा। यदि हम परिणाम के बाद मेंस और परिणाम से पहले मेंस इन दो सिचुएशंस में नकारात्मक अंतर खोज पाते हैं, तो यह स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा कि ओवरलैपिंग एक घातक एक्सपेरिमेंट है। पहली स्थिति देखते हैं। यदि परिणाम के बाद मेंस होता तो क्या स्थिति बनती। ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन ऐसा होता तो क्या स्थिति बनती है वो देखते हैं। क्योंकि इस स्थिति में RS 2023 का परिणाम आ चुका है और इसमें बनने वाले 67 SDM, जिनमें से माना कि लगभग 55 ने प्रीलिम्स भी क्लियर किया हुआ है, मेंस चॉइस में ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये सब SDM बन करके अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं। स्वाभाविक है कि जब मेंस में ही नहीं बैठेंगे तो इनका इंटरकॉल भी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि कुल 972 सफल उम्मीदवारों की बात करें, तो इनमें से 400 अपने रिजल्ट से संतुष्ट होने के कारण मेंस में नहीं बैठना चाहेंगे, मगर 400 जो असंतुष्ट है उम्मीदवार है, वो अपने पद व रैंक में इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर फिर से भाग्य आजमा सकते हैं, यानी मेंस में बैठ सकते हैं। चूँकि ये अभी अभी सेम सिलेबस के साथ सफल होकर आए हैं और उनका सफलता जनित आत्मविश्वास है वो भी काफ़ी हाई है, अतः मानना पड़ेगा कि RS 2023 के इन टॉपर्स 400 टॉपर्स में से कम एटलीस्ट 300 यानी लगभग 75% का इंटरकॉल भी होगा। तो अब निष्कर्ष फर्स्ट देखते हैं। यानी परिणाम के बाद मेंस होता तो इंटरकॉल करने वाले 2500 कैंडिडेट्स में RS 2023 से 300 कैंडिडेट्स, जबकि अदर्स से 2200 कैंडिडेट्स शामिल होते हैं। ठीक है, इन आंकड़ों को आप याद रखना, ध्यान रखना। अब देखते हैं दूसरी स्थिति। यानी यदि परिणाम से पहले मेंस चॉइस होता
जो कि आरपीएससी की दया से ये हो चुका है ऐसा। तो यानी वर्तमान में जो स्थिति पैदा हो गई है उस उसमें क्या स्थिति निष्कर्ष निकलने वाला वो देखते हैं। इस स्थिति में चूंकि परिणाम नहीं आने से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण आरएस 2023 के सभी संभावित क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, सबको लग तो रहा है मन ही मन में कि हम बन जाएंगे, उम्मीद है, लेकिन किसी को भी इंडिविजुअली पता नहीं है कि कौन क्या बनने जा रहा है। तो सब कुल मिलाकर के अपने रिजल्ट को लेकर आशंकित है। तो इस अनिश्चितता के कारण आरएस 2023 के सभी संभावित कैंडिडेट भी फाइनल रिजल्ट को लेकर आशंकित होने के कारण असंतुष्ट है। अतः 55 के 55 भावी एसडीएम बनेंगे एसडीएम, लेकिन इंडिविजुअली कौन बनेगा ये पता नहीं है। तो ये 55 के 55 भावी एसडीएम उम्मीदवार भी फिर से मेंस चॉइस में बैठेंगे। क्योंकि ये आरएस 2023 के टॉप 200 वाले कैंडिडेट में से हैं, अतः हमें मान सकते हैं कि उनमें से लगभग 40 से 50 का इंट्रो कॉल भी होगा इन एसडीएम में से, सिर्फ एसडीएम में से। जबकि इनको तो वास्तव में यदि रिजल्ट पहले आ जाता तो वापस मेंस में बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये 40-50 इंट्रो कॉल करेंगे। तो अपन को पता है कि भाई ये स्कूली पैटर्न तो है नहीं यहाँ कि भाई 36% 33% लाओ और अगले इंट्रो कॉल के लिए चले जाओ सबके सब, ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो मेरिट बनती है। तो मेरिट में जब ये एसडीएम 40-50 शामिल हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ये 40-50 जो कट ऑफ के आसपास वाले हैं, सीमांत लेवल वाले, उनको डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि इंट्रो से बाहर करेंगे, जाहिर है। तो ये तो 40-50 सिर्फ एसडीएम की वजह से बाहर होंगे। टोटल से तो देख लेना आगे क्या होता है। तो इसी प्रकार सभी संभावित 972 सफल उम्मीदवार की बात करें तो इनमें से सभी 800 प्रीलिम क्लियर कैंडिडेट्स हैं, वो भी अपने परिणाम की अनिश्चितता के कारण वापस मेंस चॉइस में बैठेंगे। और लगभग 600 यानी वही लगभग 75% अपन मानते हैं कि इनका भी इंट्रो कॉल होगा। तो ऐसी अपेक्षा उन टॉपर से हम कर भी सकते हैं। निष्कर्ष सेकंड, यानी परिणाम से पहले मेंस चॉइस होने की स्थिति में इंट्रो कॉल होने वाले 2500 कैंडिडेट्स में से 600 कैंडिडेट्स आरएस 23 से आएंगे, जबकि अदर से 1900 कैंडिडेट शामिल होंगे। अब देख लो दोनों स्थितियां और दोनों निष्कर्ष अपने नज़र के सामने हैं। तो अब देख लो निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि आरएस 2023 के फाइनल परिणाम से पहले मेंस चॉइस कराने की स्थिति में, यानी आरपीएससी की हठधर्मिता से वर्तमान में जो स्थिति पैदा हुई है, उस कारण से अदर्स वाले लगभग 300 कैंडिडेट्स अपेक्षाकृत कम संख्या में साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी कि 300 वास्तविक हकदारों जो कट ऑफ के सीमांत लेवल पर पाए जाते हैं का ओवरलैपिंग जनित इस अनफेयर अनुचित प्रतिस्पर्धी माहौल के चलते साक्षात्कार से डिस्प्लेसमेंट यानी कि उनका बाहर होना लगभग तय है। यानी हमारे आंदोलन की दूसरी प्रमुख मांग भी पूरी तरह से जायज़ थी। इति सिद्धम।